गुड इवनिंग बेटा स्नेहा, गुड इवनिंग ट्विंकल, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सभी को। बेटा वॉइस क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए, वॉइस वगैरह एकदम प्रॉपर, ऑल ओके? वॉइस ऑल ओके? ओके, चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके जस्ट एक घंटे बाद में मैं फिजिक्स की क्लास लूँगा, है ना। एक घंटे जीके की क्लास रहेगी अभी आपकी, है ना। जो कल का हमारा पोर्शन बच गया है उसको कंप्लीट करते हैं, देन नाउ स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। बताइए बेटा क्लियर है क्या? वॉइस वगैरह क्वालिटी वगैरह सब ओके एकदम? ट्विंकल, चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं। यही वाली थी पीपीटी, ओके। चलिए गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया, मतलब क्लासेस आपकी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। और आशा करते हैं बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप लोग। टाइम का मैनेजमेंट बेटा बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम जितना भी आपको खाली समय मिल रहा है, कोशिश कीजिए कि उसमें आप कुछ नया सीखें, है ना। नहीं तो बेटा मोबाइल है, मोबाइल में 1.5 से 2 GB डाटा है, और उस डाटा में आप लगे हो स्नैप स्क्रॉल करने में, इंस्टा पे स्टोरी स्क्रॉल करने में, है ना। इसकी स्टोरी लाइक करने में, उसकी स्टोरी लाइक करने में और कमेंट करने में। ये ऐसा करोगे बेटा सिर्फ लाइव भी कमेंट बन करके रह जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। और थोड़ा सा जो सोशल मीडिया है 2-3 महीने के लिए, बेटा ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप मेच्योर हो, है ना, समझदार हो, कितना क्या करना है वो सारी चीज़ें आप लोग जानते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से बेहतर कर सकते हैं। हाँ किसी को ऐसा है कि हाँ सर मोबाइल के बिना हो ही नहीं पाता है, तो बेटा कोशिश करें वो थोड़ा थोड़ा, है ना। मैं इकट्ठा तो नहीं बोलूँगा कि बेटा आप दिन भर मोबाइल ही ना चलाओ। कोशिश करो कि 10 मिनट से स्टार्ट करो, कि 10 मिनट मोबाइल से दूर रहे, फिर धीरे से 15 मिनट, फिर धीरे से 20 मिनट। और ऐसा करते करते धीरे धीरे आपको एक हैबिट हो जाएगी जिसमें आप मोबाइल से क्या रहने लगोगे। वॉइस कट रहा है, हाँ बेटा प्रॉपर है वॉइस। वॉइस बेटा इधर से क्लियर है सब कुछ, है ना जी। तो धीरे धीरे आपको एक थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा, उसमें आपका मोबाइल का टाइम जो है वो कम हो जाएगा चलाने का। कोशिश किया करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड टाइम करें, है ना। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। बेटा हमने कल यूनेस्को को पढ़ना स्टार्ट किया था, शास्त्रीय भाषाएं हमारी ये सारी हो गई थी, और मैंने भाषाओं के बारे में आपको बता दिया था। यूनेस्को के बारे में स्टार्ट किया था और यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे, यूनेस्को का स्थापना दिवस कब होता है? यूनेस्को को एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया? बताइए कब किया गया? 1945 में। कब किया गया? तो आप आंसर करोगे 1945। बेटा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। अच्छा वर्तमान में इसके हेड कौन है? आंद्रे अजूले। कौन हो जाएंगे? आंद्रे अजूले हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, है ना ट्विंकल, वेरी गुड। 1945, वेरी गुड, है ना। 1945 में क्या होता है? इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। कहाँ पे है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? आंद्रे अजूले, वेरी गुड बेटा, है ना। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये समिति कब बनी इसमें यूनेस्को वाली? 1972 में, है ना।
कब बनती है? 1972 में। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भारत में टोटल कितनी है वर्तमान में, कितनी? 43। वर्तमान में टोटल साइट कितनी? 43 है, यही बताया था। यहाँ पर 42 लिखा हुआ है क्योंकि 2024 में क्या होता है, यूनेस्को की जो बैठक होती है वो कहाँ होती है? दिल्ली में, है ना? कहाँ हुई है? अच्छा, कल बताया था कि नहीं बताया था ये कि यूनेस्को की जो बैठक होती है बेटा, यूनेस्को की 2024 की बैठक, यूनेस्को 2024 की बैठक कहाँ होती है? सिटिंग या होस्टिंग की अगर बात करेंगे कि ये समिट कहाँ हुई, बैठक या समिट बोल सकते हो इसको, है ना? ये समिट कहाँ पर हुई? तो आप कहोगे कि सर ये दिल्ली में हुई, और दिल्ली में ही हमारी नई सांस्कृतिक एक नई साइट जोड़ी गई जिसको आप क्या बोलते हो? मोइदम बोलते हो। और जब ये समिट हुई बेटा, कहाँ पर हुई कहोगे? तो बेटा ये होती है भारत मंडपम में। कहाँ होती है? भारत मंडपम, ये जगह का नाम है ना, मंडपम। ये क्या है? हाँ, दिल्ली में ही, जहां पर G20 हुआ था। G20 जहां हुआ वहीं पर क्या होता है? ये होता है। क्लियर? भारत मंडपम। अच्छा, यहां पर जब मोइदम को शामिल किया गया, विश्व के डेलीगेट्स भारत आए, है ना? तो यहां पर एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया जो भारत की संस्कृति को समझा सके, है ना? भारत की संस्कृति को समझाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो आप कहोगे कि सर उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो प्रोजेक्ट परी हो जाएगा, प्रोजेक्ट परी। अच्छा, प्रोजेक्ट परी किसके लिए था? तो आप कहोगे कि सर यूनेस्को में की जो यूनेस्को की जो समिट हुई 2024 में, कहां पर? दिल्ली में, उसके लिए प्रोजेक्ट परी स्टार्ट किया गया। और इसमें भारत की जितनी भी विश्व धरोहरें हैं, है ना, भारत में जितनी भी अलग अलग जगह प्लेसेस है, फेमस प्लेसेस है, उन सबको क्या किया गया? दीवार पर चित्र बना करके किनको दिखाया गया? जो वर्ल्ड के लीडर्स आए थे, डेलीगेट्स आए थे, उनको दिखाने का काम सर इसमें किया गया। और ये किया किसने? तो आप कहोगे कि जो हमारा कल्चरल मिनिस्ट्री है ना, सांस्कृतिक मंत्रालय है, उसके द्वारा ये प्रस्तुति की गई। और वर्तमान में आपको मिनिस्टर भी याद रखना है कि हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। पहले इनके पास में जल मंत्रालय था, वाटर मिनिस्ट्री थी। वर्तमान में इनको क्या बना दिया गया? सांस्कृतिक मंत्री है, कल्चरल मिनिस्टर है। अच्छा बेटा, अपने पास में वर्तमान में प्राकृतिक कितनी, सांस्कृतिक कितनी है? 35। प्राकृतिक कितनी है? और एक मिक्स कौन सी है? कंचनजंगा। वो तो याद ही रहेगी, मिक्स है मतलब कंचनजंगा। चलिए, क्लियर क्या इतना? ठीक है। उसके बाद में बेटा मैंने इसमें आपको पहली बताई थी भारतीय विश्व धरोहर की, पहली जो बताई थी, कौन सी बताई थी? अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया? तो आप कहोगे कि सर अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया। पहली साइड बोल सकते हो इसको, है ना? और ये कैसी है? कौन से नोट पे है? 20 रुपए के नोट पे है ना? इसके बाद में बात करेंगे कहां पर है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का बेटा वर्तमान में नाम क्या है? संभाजी नगर कर दिया गया। यही चीज मैंने आपको ये सारी बताई थी। और कहां पे? औरंगाबाद जिले में है ना? ये चीजें मैंने आपको इनके बारे में बता दिया था। इसी को आप क्या बोलते हो? रॉक कट केव बोलते हो, है ना? इसको क्या है? चट्टान को काट कर बनाया गया, इसीलिए इसको रॉक कट केव बोला जाता है। देन बात करेंगे बेटा नीला नारंगी रंग छोड़ देना। इसमें मैंने टोटल गुफाओं की संख्या बताई थी आपको, कितनी है? 22। परंतु इसको आप कितनी लिख लेना बेटा? 30 होती है ना? जिसमें से मैंने आपको 2 याद रखने का बोला था। 16 नंबर की जो गुफा है वो कैसी है? एक राजकुमारी मरने वाली है, वो डेड बॉडी कह सकते हो कि जस्ट उसकी डेड कभी भी हो सकती है, उसकी डेथ मतलब वो बेड पर लेटी हुई है, बस प्राण निकलने ही वाले हैं। और वो गुफा कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्लियर? देन उसके बाद में मैंने आपको एक और बताई थी, कौन सी? 17। और 17 में क्या है? तो चित्रशाला आप बोल सकते हो कि सारी की सारी पेंटिंग्स जो है वो कहाँ की गई है? वो 17 में की गई है। बस इसको इतना ही याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, कौन सी आती है? एलोरा की गुफाएं। और एलोरा की गुफाएं भी बेटा कब शामिल की गई? तो आप कहोगे 1983 में ही शामिल किया गया। अगर मैं बात करूंगा इसको कि अजंता से कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। इसीलिए जब भी हम पढ़ते हैं अजंता एलोरा की दोनों गुफाओं को साथ में नाम लेते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। पहला, है ना, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, परंतु आती एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, संभाजी नगर बोल दो, औरंगाबाद। अच्छा बेटा, कुछ केव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बोला बाघ की गुफाएं, है ना, भीम बैठिका केव्स, भीम बैठिका की गुफाएं।
तो ये तो आपका जनरली एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर ये है कहां पर, सीधा स्टेट पूछेंगे, अंदर का नहीं पूछेंगे। तो वनडे में सीधा स्टेट पूछेंगे, बाघ की गुफाएं कहां पर है ना, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में है। भर्तहरि की गुफाएं कहां पर है, हाँ भर्तहरि जो आपके राजा विक्रमादित्य के भाई थे उनका, तो उज्जैन में आप बोल सकते हो कि एमपी में है। अभी मैं सिर्फ एमपी बता रहा हूँ है ना, कि क्या कहाँ से गुफाओं के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। देन हम बोलेंगे शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ है, एमपी बोलेंगे। उसके बाद में हम बोल सकते हैं बेटा आपकी कौन सी ये हो गई, कौन सी हो जाएगी, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो आपको तो पहले स्टेट याद रखना है, कौन से स्टेट में, ये याद हो जाएगी। उसके बाद में जो हम पढ़ रहे हैं इसको याद रखेंगे। क्लियर। तो यहां पर टोटल कितनी गुफाएं हैं। अच्छा कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है, जैन, बौद्ध और हिंदू, ब्राह्मण से रिलेटेड है, इतना याद रखना है। अच्छा गुफाएं वगैरह नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ एक यहां पर भी याद रखना है आपको कि एकाश मंदिर, कैलाश मंदिर याद रखना है। 16 नंबर की गुफा में महादेव जी का मंदिर है, कैलाश मंदिर। इसको एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया, इसीलिए इसको एकाश मंदिर बोला जाता है। रॉक कट टेम्पल भी बोला जाता है। अच्छा रॉक कट केव अजंता, रॉक कट टेम्पल एलोरा, कैलाश मंदिर, ये याद रहेगा। तो और इसको भी यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1983 में शामिल किया गया। देन इसके बाद में कौन से नोट पर है, तो ये 20 रुपए के नोट पर हो जाएगी। चलिए ज्यादा जूम हो गया, एक मिनट बेटा। कहां से, क्या हो गया इसको, बोर्ड बुना मान गया क्या। चलो बोर्ड बुरा मान गया ऐसा लग रहा है बेटा, रुकिएगा थोड़ा सा, है ना। अरे हो जा भाई, किस साइड से, इसको हटाते हैं, इसको लेते हैं, कहाँ तक हो गया था, यहाँ पे ये वाला। चलिए चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कौन सी हो गई, अभी अजंता हो गई, एलोरा हो गई। थर्ड बेटा लिखा हुआ है आगरा का किला। और आगरा के किले के बारे में मैंने आपको बताया था कि आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया, आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया, कुछ पार्ट शाहजहां के द्वारा भी कंप्लीट करवाया गया। ये थोड़ा सा याद रखना है। कैसा बना हुआ है बेटा, रेड कलर में दिख रहा है, इसीलिए लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंड मार्बल बोल सकते हो आप, रेड बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसको धौलपुर में है ना, धौलपुर। अच्छा ये आगरा का किला है। अच्छा इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एक क्या है, एक ऊंची सी चौस बनाया गया है, कह सकते हो आप खास द्वार, है ना, दीवाने खास बोल सकते हो उसमें। और उसमें से पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है। और औरंगजेब ने क्या किया था, इसी को शाहजहां को क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। पुराना नाम इसका क्या था, तो बादलगढ़ था। निर्माण अकबर और शाहजहां ने करवाया है। इसमें खास महल है, ये मैं बोल रहा था, मुसम्मन बर्फ या उर्श है ना, जिसमें किसको कर दिया था, आपके शाहजहां को कैद कर दिया था, किसने, औरंगजेब ने। बस यहाँ पर याद रखना है, बादलगढ़ थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी तो सारी चीजें आपको याद रहेगी। अच्छा क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा कि आगरा का किला कहाँ पे है, किसने बनवाया, है ना, आगरा में ही है। आगरा से आगरा भी हो जाएगा, अ से आगरा, अ से अकबर, और लास्ट में आप याद रख लेना शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद में ये बता दिया था। ठीक, यहाँ बात करें बेटा ताजमहल की। ताजमहल आप देख रहे होंगे, है ना। ताजमहल की बात करें तो प्यार की निशानी बोलते हैं अभी लोग, है ना। मैं बोले प्यार में क्या कर दूंगा, ताजमहल बनवा दूंगा, है ना। भाई ताजमहल के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, शाहजहां। और शाहजहां बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा राजनीति में आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। भाई ताजमहल तो तब बनवा सकते हो या तो आप प्रेसिडेंट हो या तो नरेंद्र मोदी हो, है ना, तभी आप कुछ बनवा सकते हो। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऐसे बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए बड़ी पोस्ट पे होना चाहिए।
वो उस समय में देश का राजा था, इसलिए उसने बना दिया, उसके पास में पूरे देश का पैसा था, बना दिया। वर्तमान में अगर बनाना है तो आपको देश का राजा बनना पड़ेगा, और देश का राजा कौन होता है? एक ही होता है, या तो राष्ट्रपति या तो प्रधानमंत्री, है ना, दोनों के पास में ही पावर है। तो ये चीज। अच्छा, पीला क्यों पड़ रहा है? एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन में कौन कौन सी गैसें होती है बताइए? एसिड रेन में N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों मिलकर के बेटा वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाती है। इसीलिए क्या हो जाता है, तो आप कहोगे कि एसिड रेन हो जाती है, और एसिड रेन से क्या हो रहा है? पीला पड़ रहा है। अच्छा, कितनी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 5.5 से कम होगा। अच्छा, माउथ का पीएच भी अगर कम होगा तो भी क्या हो जाएगी? एसिडिटी। आपका दांतों का क्या होगा? इनेमल का क्षरण होने लगेगा। क्लियर है? चलिए, ये बता दिया था। शाहजहां ने बनवाया गया। अच्छा, मुमताज की कब्र कहाँ पर है? ताजमहल में। कहाँ से ला करके? बुरहानपुर से। क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा, किसमें, अच्छा किसने बनवाया भाई इसके श्वेत, जो श्वेत संगमरमर है कहाँ से लेकर के आए? राजस्थान, नागौर। नागौर में भी कहाँ पर? मकराना से। मकराना, है ना। संगमरमर में कहाँ, जो संगमरमर यूज किया है कहाँ का लगा है? तो आप कहोगे सर मकराना का लगा हुआ है। क्लियर। अच्छा, इसको बनाया किसने था बताइए? है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनवाया था। क्लियर है? मेकिंग बाय उस्ताद अहमद लाहौरी। इसका आर्किटेक्ट था, है ना, वास्तुकार था, यही लिखा हुआ है। डन। अच्छा, यहाँ पर आगरा में, आगरा शहर के बारे में बताया था 1904 में सिकंदर लोदी, है ना, 504 में, और इसको 1507 में क्या कर दिया गया? एक इसको राजधानी बना दिया गया, है ना, सिकंदर लोदी को। ठीक है, ओके। फिर हमने एलोरा गुफाएं बेटा ऐसी कुछ दिखती है, ये सारी मैंने आपको कल पढ़ा दी थी, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने पहिए, कितने घोड़े? 7। अच्छा, क्या दर्शाते हैं बेटा हॉर्स और मंथ बताइए? 7 से, वेरी गुड बेटा, 12 महीने और 7 सप्ताह के दिन, मतलब कंटिन्यूअसली हमें प्रोग्रेस करनी है। अच्छा, ये इसमें हम बोल सकते हैं इसको क्या बुलाया था, और दूसरा नाम बताओ इसका? ब्लैक पगोड़ा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक पावर थी, इससे क्या कर रहा था? जहाज को खींच रहा था, और जहाज को खींचने से क्या हो जा रहा था? तो आप कहोगे क्या हो जा रहा था? एक्सीडेंट हो जा रहा था, है ना। और एक्सीडेंट होने की वजह से इसको अंग्रेजों ने क्या बोला? ब्लैक पगोड़ा बोला। क्लियर है क्या बेटा? अच्छा, कहाँ पे? सारी चीजें मैंने कल बता दी थी। कोणार्क शहर में है। हाँ, पुरी से 50 किलोमीटर आप बेटा ले सकते हो। पुरी में है, उड़ीसा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर है, स्टेट याद रखना है। इस, अच्छा, मंदिर से 30 किलोमीटर दूरी। ओके ओके, ठीक। तो हम याद रखेंगे कि उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में। उसके बाद यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया। रथ मंदिर इसको बोला जाता है ना, रथ के आकार का है, क्योंकि इसमें 7 पहिए, सॉरी 12 पहिए और 7 घोड़े हैं, इसीलिए बोला जाता है। अच्छा, बनवाया किसने था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंग वंश के नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। 7 घोड़े पर जा रही है, इसीलिए। ठीक है बेटा। ब्लैक पगोड़ा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहाज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले रहा था। अच्छा, महाबलीपुरम की बात करेंगे, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया, पल्लव वंश का था। 1984 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। बेटा यहीं पर क्या है, तो आप कहोगे कि सर यहीं पर क्या है? आपके रथ मंदिर है, रथ मंदिर है, यूनेस्को के रथ मंदिर हो जाएंगे। और रथ मंदिर कितने हैं? तो आप कहोगे 7। कितने होंगे? 7 रथ मंदिर है। और 7 रथ मंदिर में सबसे बड़ा कौन सा? युधिष्ठिर का। सबसे छोटा किसका? द्रौपदी का। सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेंपल किसका होगा? रथ टेंपल युधिष्ठिर का। और सबसे छोटा किसका हो जाएगा? द्रौपदी का। यही चीजें हमने पढ़ी थी, ये लिखा हुआ है द्रौपदी रथ, और बस इतना ही इसमें याद रखना है। तमिलनाडु में है, स्टेट याद रखना है कि तमिलनाडु में। भारतीय, और फिर उसके बाद में केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान में। अच्छा, यहाँ पर क्या आते हैं बेटा? तो आप कहोगे ये देखो। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, है ना, सारस, इसी को बोलते क्रेन। अच्छा, व्हाइट कलर के होते बगुले, देखे आपने बगुले? बिल्कुल वैसे ही होते बेटा, उससे थोड़ा सा बड़े होते। हाँ, वेरी गुड बेटा, है ना। हाँ, चोंच इनकी जो होती है थोड़ी सी रेड कह सकते हो, है ना। पूरा ही लाल होता है, पूरा। अच्छा, पूरी गर्दन लाल होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इस टाइप के दिखते हैं। अब इसकी क्या होने लगी? हंटिंग होने लगी। और हंटिंग होने लगी तो क्या होने लगे? इनने आना बंद कर दिया है ना, कम कर दिया। अब भविष्य में, इन फ्यूचर, ये आना पूरी तरह से बंद कर देंगे। कहां पर है केवलादेव?
राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार इसी को बोलते हैं। अच्छा, मैं अगर पूछूं आपसे, डॉक्टर सलीम अली कौन? डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कौन? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली। अच्छा, सलीम अली को और क्या बोला जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? बर्डमैन ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। क्लियर है क्या? बताइए। अच्छा, सलीम अली की अगर बेटा बात करें तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है ना, बर्डमैन बोला जाता है। हाँ ठीक, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हाँ, बता सकते हो? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में, और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। सलीम अली के नाम पर ही है। हाँ, पक्षियों के लिए रिजर्व किया गया। आपने मूवी भी देखी होगी रोबोट 2.0, है ना, पक्षी वाली, है ना। ठीक, ये हो गया इसके बारे में बेटा। ये पहली हमारी क्या है? ये प्राकृतिक साइट है, नेचुरल साइट है, राजस्थान के भरतपुर में है। क्लियर है क्या? है ना। और ये आर्द्रभूमि भी है और संवेदनशील भी है। क्लियर, यही हमें थोड़ा सा याद रखना है। और एक कौन सा हो जाएगा? केवलादेव और लोकटक मणिपुर, ये वाला भी संवेदनशील क्षेत्र है। घाना पक्षी विहार, यहाँ पर बेटा साइबेरियन क्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया था सारी चीजें। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा किसकी? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। यहीं से हमें पढ़ना था, काजीरंगा नेशनल पार्क से हमको पढ़ना था बेटा। यहां तक क्लियर है क्या सभी लोग? जरा बता दें मुझे। ऑल ओके? चलिए डन। तो यहां से हमें पढ़ना था बेटा काजीरंगा। सबसे पहला काजीरंगा है कहां? तो आप कहोगे सर असम में है। अच्छा, काजीरंगा किस लिए फेमस है? तो बेटा यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा गेंडा, हिरण है, हिरण है। अच्छा, हिरण ले लो इसको। अच्छा, काजीरंगा असम किस लिए फेमस है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है ना। पर होता नहीं है वो, उसकी सिर्फ नाक की जो हड्डी होती है वो बाहर निकल जाती है। और उसको लोगों ने देख देख कर बोल दिया, जैसे मैं गया घूमने, मैंने घूमा और मैंने देख के बोल दिया कि इसकी एक सामने वाली नाक की हड्डी क्या है, बाहर है। मैंने बोल दिया कि इसका ये वो, मैंने उसको सिंग बना दिया। अब मैंने किसी और को बताया कि मैंने देखा एक सिंग वाला गेंडा देखा। अब मैंने किसी और को बताया, हाँ बता दिया उनको कि वहां गए देखे। अब मैंने किसी और को बताया, उसने भी गया, हाँ मैंने भी देखा। और ऐसी करते 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 वो बातें फैल गई। पर ऐसा कुछ नहीं है ना, वो जो होती है, बस वो एक सिंग वाला गेंडा भी सोच रहा होगा कि भाई मेरे तो दो सिंग है ना, ये मुझे एक सिंग वाला क्यों बोल रहे हैं, है ना। और इसी चक्कर में अभी उसको संरक्षण किया जा रहा है, तो फेमस है ना। थोड़ा सा ये भी चीज याद रखना। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो हम बात करेंगे रोहित शर्मा, जो हमारे क्रिकेटर है। और इसको क्या बोला जाता है? रोहित शर्मा, है ना, हिटमैन रोहित शर्मा, है ना। राइनो बोला जाता है वैसे इसको, एक सिंग वाले जानवर को। चलिए, कब शामिल किया गया बेटा? तो आप कहोगे कि सर 85 में इसको शामिल किया गया। और ये कहां पर है? असम में। इतनी चीज याद रहेगी, है ना, कि सर ये असम में है, इसको शामिल किया गया। किसके लिए फेमस है? तो आप कहोगे एक सिंग वाले गेंडे के लिए है। और ये कहां पर है? एक प्राकृतिक धरोहर है असम में। अच्छा, प्राकृतिक धरोहर मतलब ये जो नेशनल पार्क है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और आप जानते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है, माजुली द्वीप। वो भी कहां पर? यहीं पर है, इसी के पास में है ना। तो ये भी थोड़ी सी चीज बेटा याद रखना है। क्लियर है क्या? राइनो बोला जाता है। यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो कि ब्रांड एम्बेसडर इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि असम में बेटा इनकी बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, इनकी भी हंटिंग हो रही थी। लोगों ने इसकी तस्करी करके बेचना चालू कर दिया। जो सिंग होता है, नाक जो सिंग होता है उनका, उसको तोड़ करके, जैसे आपने दीवार वगैरह पे लगे हुए देखे होंगे, मूवी वगैरह देखी होगी, मूवी वगैरह में आपको कुछ क्या करते हैं, एक मिनट दीजिएगा बेटा, है ना। क्या होता है कि मूवीज वगैरह में घर में ऐसा ला करके सिंग वगैरह पूरा इतना चेहरा लगा देते हैं और उसको निकालते हैं। और जिसका मर्डर करना रहता है, लड़ाई करते करते हैं और उसको लेकर के सीधा टोच देते हैं पेट में, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो वही चीज असम के लोगों ने क्या किया, इसको मारना चालू कर दिया और मार करके उसकी तस्करी करना चालू कर दिया और महंगे दामों में बिकने लगा। इसलिए फिर असम सरकार ने उसको क्या कर दिया, असम का स्टेट एनिमल भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, कि उस असम सरकार ने इसका संरक्षण चालू कर दिया। और इसके लिए फिर किसको बनाया कि इसको बचाया जाए, तो रोहित शर्मा को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वर्तमान में रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर है। राइनो इसको बोला जाता है। क्लियर है क्या? अच्छा, एक चीज और, काजीरंगा में ही बेटा एक जो रस्सी होती है, रस्सी
रस्सी को जलाने के बाद में क्या बचेगा? राख। बेटा उससे जीवाश्म से आप कह सकते हो कि जलाने के बाद में जो राख बच जाएगी, राख से किसका, राइनो का फोटोग्राफ बनाया गया है, वो भी कहां पर? कांजीरंगा नेशनल पार्क में। थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा याद रखना, वैसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए ये इतना, ठीक। उसके बाद में फिर वापस से आया, फिर असम, है ना, है ना। और ये कहां पर भारतीय विश्व धरोहर की शामिल है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, और मानस नेशनल पार्क। यहां पे तो बेटा मानस वन्यजीव अभ्यारण्य लिखा हुआ है, और ये शामिल कब होता है, कब हुआ? तो आप कहोगे सर 1985 में इसको मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया 1985 में। तो सर अभी तो मानस हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं, और मानस नेशनल पार्क कहां है? असम में। एक ही है, मतलब ये है एक ही, क्योंकि इसको जब बनाया गया 1985 में, इसके 4 साल बाद 1989 में इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है क्या? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और मानस नेशनल पार्क वर्तमान में क्या है? दोनों एक ही है। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वर्तमान में क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि वर्तमान में क्या होगा? नेशनल पार्क होगा। कब शामिल किया गया? 85 में किया गया। अच्छा फिर उसके बाद में गोवा। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि फिर हम बात कर रहे हैं 10वें नंबर की साइड की, और 10वें नंबर पे लिखा हुआ है गोवा की चर्च और कॉन्वेंट। क्या लिखा हुआ है? गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। बेटा गोवा के चर्च की अगर मैं बात करूं, अच्छा गोवा के बारे में थोड़ी सी चीजें है ना, गोवा से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा उनको देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, है ना, गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा वर्तमान में, गोवा, अच्छा चर्च की फोटो आपको दिख रही होगी, है ना। गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा बेटा वर्तमान में सबसे छोटा राज्य है क्या? स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ, सबसे छोटा राज्य। सिर्फ यहाँ पर 2 जिले हैं बेटा। गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा की अगर मैं ऐसा बना दूं तो एक हो जाएगा उत्तरी गोवा, है ना, उत्तरी, और एक हो जाएगा दक्षिणी गोवा। यही होगा क्या? दक्षिणी गोवा। अच्छा बेटा इसमें से एक नदी बहती है यहाँ से, और इसको बोलते हैं क्या? तो आप कहोगे सर मांडवी और जुआरी, 2 नदी हो गई, मांडवी और एक जुआरी, इसी नदी का नाम है ना जुआरी। अच्छा गोवा की राजधानी क्या? पणजी। पणजी किसके किनारे? तो आप कहोगे मांडवी के किनारे ही सर पणजी है। क्लियर है क्या इतना? अच्छा इसके बाद में एक और क्वेश्चन। अच्छा गोवा सबसे छोटा राज्य है ना, हाँ, सबसे कम कोस्टल लाइन, दूसरा ले लेते हैं यहाँ कलर, सबसे कम कोस्टल लाइन, है ना, जलीय सीमा, जलीय सीमा कितनी? 107 किलोमीटर। इसके बाद में बेटा हर घर जल वाला, हर घर जल, डोर टू डोर वाटर पहुंचाने वाला पहला राज्य, हर घर जल वाला पहला राज्य, है ना, राज्य देश का पहला। अच्छा एमपी का पहला जिला बुरहानपुर, और इंडिया का 100वां जिला चंबा, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, है ना, चंबा। तो ये हो गया। इसके बाद में बेटा यहाँ पे, हाँ, यहाँ की राजधानी पणजी। यहाँ के सीएम की बात करेंगे प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। अच्छा इससे पहले जो थे वो थे बेटा मनोहर पारीकर सावंत, और मनोहर पारीकर यहीं पे रक्षा, आपका क्या है, एयरपोर्ट भी यहीं पर है, थोड़ा ये भी चीजें याद रखना है, मनोहर पारीकर। अच्छा इसके बाद में और बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज और याद रखना, कि सबसे पहले इंडिया में आए पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली। मतलब मैं इसको गोवा का पुर्तगालियों का उपनिवेश बोल सकता हूं, पुर्तगाली का उपनिवेश, क्या बोलूंगा, पुर्तगाली का उपनिवेश बोलूंगा। क्या बोल सकता हूं मैं? पुर्तगाली का उपनिवेश बोल दूंगा। अच्छा इसको आजाद कब किया? तो आप कहोगे कि सर यहां से 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया, ऑपरेशन विजय के द्वारा यहां से पुर्तगालियों को भगाया गया, है ना, कि भाई अब तुम देश छोड़ करके चले जाओ। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, परंतु हम पुर्तगालियों से कब आजाद हुए?
1961 में। और 1961 में आप कहोगे कि सर ऑपरेशन विजय चलाया गया, और ऑपरेशन विजय के साथ में इसको राज्य कब बनाया गोवा को, तो आप कहोगे कि सर 1987 में इसको राज्य बनाया गया। क्लियर है? 62 में यूटी बनेगा, देन उसके बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आप कहोगे कि सर 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य इसको बनाया गया। बेटा आवाज वगैरह क्लियर है सबको? थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सब ऑल ओके? सभी लोग? किसकी? कोंकणी। गोवा की भाषा कौन सी होगी? कोंकणी। कोंकणी हो जाएगी, है ना? क्या सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे। गोवा में कौन सा डांस हो जाएगा? अच्छा, गोवा में डांस भी लिख सकते हो आप, गोवा में डांस। दो चार फैक्ट और लिखा देता हूँ बेटा। गोवा की बात करेंगे तो यहाँ पे डांस कौन सा होता है, तो आप कहोगे सिग्मो, है ना? कौन सा हो जाएगा? सिग्मो। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? गोवा में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो ये इतनी चीजें तो याद हो जाएगी। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट यहीं पे है ना? पुर्तगाली का उपनिवेश था, 1927 में इसको बनाया गया। यहाँ पर चर्च बने हुए हैं, और वो चर्च किसने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया। गोवा में बेटा अगर बात करेंगे विलियम फोर्ड चर्च की, या गोवा देश के सबसे बड़े चर्च की, तो गोवा देश में ही सबसे बड़े चर्च कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर गोवा में है। तो इसीलिए इनके कॉन्वेंट, गोवा का जो समूह है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट है, स्कूल वगैरह है ना, चर्च मिशनरीज वगैरह है, वो सारी की सारी गोवा की किसमें शामिल कर ली गई? यूनेस्को में। क्लियर है क्या? अच्छा, पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर गोवा में। क्लियर? ये थोड़ी सी चीजें ये सारी आपको बेटा याद रखनी है। चलिए आगे इसके कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखो यही सारे लिखा हुआ है। प्रमुख चर्च कौन कौन से गोवा। अच्छा, गिरजाघर याद रखना है, जो घंटा रहता है गिरजाघर, है ना, जो बजते रहता है घंटे में, हर घंटे पे, गिरजाघर उसको बोलते हैं। कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर गोवा में है। अच्छा, इसका पुर्तगालियों ने निर्माण करवाया था, ये बता दिया मैंने। अच्छा, प्रमुख चर्च कौन कौन से, तो आप कहोगे कि सर सेंट कैथरीन है, सेंट ऑगस्टीन है, सेंट केगरडल है ना, और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है ना। इसमें से इतने याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको याद हो जाए तो रखिएगा, बाकी सीधा सा याद रखना कि गिरजाघर कहाँ है, गोवा में। और इसके बाद में प्रमुख चर्च कहाँ पर है, अगर आ जाए तो सीधा आप गोवा लगा देना, बाकी आपका काम हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताइए बाकी, है ना। इतनी चीजें आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं बेटा हम्पी की। अच्छा, हम्पी भी वही देख रहे होंगे आप, हजार महल भी बोलते हैं, इसमें आपको सारे पिलर ही पिलर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। हम्पी में स्मारकों का समूह है, 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, है ना। हम्पी, और हम्पी कहाँ पे है बताइए? हम्पी कहाँ है, तो आप कहोगे सर कर्नाटक में है। और कर्नाटक कहाँ पे? साउथ इंडिया में आता है। कर्नाटक की भाषा कौन सी? अच्छा, लैंग्वेज तो याद हो ही गई होगी कर्नाटक की, बताइए कर्नाटक की लैंग्वेज बताइए बेटा, सभी लोग कर्नाटक की लैंग्वेज बताओ, कर्नाटक की लैंग्वेज बताइए। कन्नड़ कौन सी हो जाएगी? कन्नड़ हो जाएगी सर। चलिए आगे देखिए, तो हम्पी में स्मारकों का समूह है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। पूरे महल जो टिका हुआ है, खंभों के ऊपर टिका हुआ है, यहाँ पर भी पहिए लगे हुए हैं, देख रहे होंगे आप, है ना। इसकी अगर बात करें, अरे हम्पी, तो बेटा हम्पी की अगर बात करें तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी क्या, राजधानी थी क्या? और विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय या तुगलक डायनेस्टी के समय हरिहर और बुक्का ने अलग से अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर ली थी, और ये देश की पहली ऐसी डायनेस्टी जो किसी राजवंश से अलग होकर के अपना स्वतंत्र राज्य स्टार्ट करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी, तो आप कहोगे हरिहर और बुक्का। और हरिहर बुक्का ने कौन सी विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट किया था, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। क्लियर? उसके बाद में कहाँ है, तो आप कहोगे कर्नाटक में। और हम्पी के स्मारक आपको कौन से नोट पे मिलते हैं बताइए? 50 के नोट पे मिलते हैं। और यहाँ पे बेटा अगर बात करूं मैं, तो विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कहाँ पर है, तो हम्पी में है। ओपन एयर मतलब खुला म्यूजियम, जिसकी छत नहीं है।
अगर मैं ओपन एयर की अगर ये बात कर रहा हूँ तो बेटा 2-3 म्यूजियम आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर है ना, कैसा है विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर, तो बेटा विश्व का सबसे बड़ा कौन सा होगा, लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा, बताइए विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा होगा, है ना, म्यूजियम म्यूजियम बताइए बेटा सबसे बड़ा म्यूजियम। तो आप कहो लंदन में, नहीं लंदन में नहीं है, कोपेन हेगन, कोपेनहेगन। अच्छा कोपेनहेगन कहाँ पे है, तो आप कहोगे डेनमार्क में है, डेनमार्क की राजधानी है बेटा, किसकी राजधानी, डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क की अगर बात करेंगे तो आप जानते हो कि डेनमार्क सबसे ज़्यादा स्कैंडिनेवियस कंट्री है, कल परसों बताया था फाइंड से, फिनलैंड, आइसलैंड, है ना, नॉर्वे, डेनमार्क, फाइंड याद रखने का बोला था कि सबसे ज़्यादा स्कैंडिनेवियस कंट्रीज कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर फाइंड से याद रखना है ना। तो ये चीज़ें, तो कोपेनहेगन विश्व का सबसे बड़ा हो गया बेटा। फिर अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि भाई इंडिया में हम बात कर रहे हैं, सर आपने सबसे बड़ा बता दिया, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय आपका ओपन म्यूजियम हम्पी में है बेटा। भारत का म्यूजियम, भारत का, भारत में संग्रहालय की बात करेंगे तो भारत में कौन सा हो जाएगा, तो एक इंदिरा इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा संग्रहालय लिखता हूं पहले, इंदिरा संग्रहालय, इंदिरा संग्रहालय। अच्छा बेटा इंदिरा संग्रहालय कहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर भोपाल में। इसी का नाम बेटा मानव संग्रहालय था पहले, क्या था, इसी का नाम मानव संग्रहालय, इसी को हम जानते हैं मानव संग्रहालय। बताइए यही बोलेंगे क्या, मानव संग्रहालय। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्लियर। अच्छा ये एक तो ये हो गया। अच्छा इसके बाद में अभी जस्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2024 में एक समुद्री संग्रहालय बनाया गया और विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय है। तो मैं बात करूंगा बेटा समुद्री संग्रहालय की, समुद्री संग्रहालय, सी म्यूजियम, सी म्यूजियम। और ये कहां हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये लोथल में बनाया गया, या लोथल की जगह आप लिखो धौलावीरा, याद रहेगा क्या, धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है, तो आप कहोगे सर गुजरात में है। और ये सर इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहले सबसे बड़ी साइट थी और यहीं पर क्या बनाया गया है, तो आप कहोगे कि सर म्यूजियम बनाया गया है। अच्छा प्रधानमंत्री संग्रहालय भी लिख लो यहीं पे, पीएम म्यूजियम। बताइए पीएम म्यूजियम भी पूछ सकते हैं कि भाई एक और बताओ जरा, पीएम म्यूजियम किधर लिख दिया जाए, इधर लिख देता हूं, है ना, यहाँ पे पीएम। अच्छा कलर दिखेगा, पीएम म्यूजियम, पीएम संग्रहालय, पीएम संग्रहालय कहाँ पे हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये दिल्ली में। बताइए इतने याद रहेंगे क्या, बताइए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ करंट के हैं और कुछ अभी अभी स्टार्ट हुए हैं। तो थोड़ा सा ये भी हमें याद रखना है कि सर हम्पी, हम्पी में क्या है, विजयनगर की राजधानी है। और उसके बाद में बात करेंगे कि हम्पी क्या है, 50 रुपए के नोट पे है ना। उसके बाद में अगर बात करें कि ये ओपन एयर, विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम है, क्लियर। उसके बाद में बात करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन राजधानी किसकी, डेनमार्क की। देन उसके बाद में बात करेंगे बेटा यहाँ पर समुद्री संग्रहालय कहाँ पर, धौलावीरा, ये कहाँ पर, गुजरात में। भारत का मानव संग्रहालय कहाँ पर, भोपाल में। भोपाल अगर ऑप्शन में ना मिले तो क्या लगाओगे, इंदिरा गांधी संग्रहालय। और भोपाल भी नहीं है तो फिर आप लगाओगे एमपी, मध्य प्रदेश, है ना, कृष्णकिंधा को बोला जाता है, वेरी गुड, है ना, किसको बोलेंगे, कृष्णकिंधा को बोला जाता है कि यहीं पर कौन रहता था, कृष्णकिंधा का राजा सुग्रीव। और उसने अपने भाई को क्या कर दिया, मार दिया, है ना। और वो भी धोखे से मारा था कि किसने मारा था, भगवान राम ने, है ना, किससे, हाँ हाँ किष्किंधा। आपसे ये पूछ सकते हैं कि किष्किंधा वर्तमान में किससे रिलेटेड है, तो वर्तमान में आप याद रख सकते हो कि सर हम्पी से रिलेटेड है, हम्पी वाला साम्राज्य आप कह सकते हो, है ना। चलिए इतना थोड़ा सा याद रखना है, बाकी आगे चलें। इतना क्लियर हो गया सब कुछ, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं, फिर हम देखते हैं फतेहपुर सिंकरी।
फतेहपुर सिंकरी बेटा राजस्थान क्यों होगा? अच्छा बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, फतेहपुर सिंकरी कहाँ पे है? फतेहपुर सिंकरी आगरा, आगरा के पास में, यूपी उत्तर प्रदेश में होगा बेटा, है ना। और गुजरात में जब अकबर लड़ने के लिए गया तो अकबर लड़ करके आया, उसके बाद में ही इसने फतेहपुर सिंकरी में विजय द्वार का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ, है ना। देखिए फतेहपुर सिंकरी की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? दिख रहा है क्या? गेट दिख रहे होंगे मुझे, हाँ मस्जिद कह सकते हो आप, गुम्मद बने हुए हैं ना, ऊपर की ओर गुम्मद बने हुए हैं छोटे छोटे। मुझे तो पास से एकदम ब्लर दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है प्रॉपर कलर दिख रहा है कि नहीं? है ना, कि ऊपर में आप देख रहे होंगे तो ऊपर में आपको छोटे छोटे गुम्मज दिखाई दे रहे हैं, है ना। सामने नीचे की ओर गेट लगा हुआ है छोटा, है ना। और ऊपर से आप देख रहे होंगे कि चारों साइड से कवर्ड है वो पूरी तरह से, ऊपर छत भी पूरी तरह से क्या कर रखी है, बाउंड्री पैक कर रखी है। इधर से आप देखोगे तो ये पैकिंग है, इधर से आप देखोगे तो ये पैकिंग है, ऊपर गुम्मद दिखाई दे रहा है, किले टाइप का आप कह सकते हो, है ना। किला ही दिख रहा है मुझे तो, है ना, किले टाइप का है ना, किले के टाइप का है। अच्छा इसको बनवाया किसने था? तो आप कहोगे कि सर इसको बनवाया किसने, तो इसको बनवाया किसने? अकबर ने। अच्छा किससे बनवाया है बताओ? लाल पत्थर से। ताजमहल किससे बना है? आगरा का किला किससे बना? लाल बलुआ पत्थर से। अच्छा ये आपका फतेहपुर सिंकरी किससे बना? लाल बलुआ पत्थर से बना है, निर्माण अकबर ने करवाया। अच्छा इसी के अंदर क्या क्या है, फतेहपुर सिंकरी के अंदर क्या क्या है? तो आप कहोगे कि सर बुलंद दरवाजा है और पंचमहल है, और यहीं पे बेटा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिसपे अकबर का जो पुत्र हुआ, अकबर ज्यादा प्रिय थे किसके? शेख सलीम चिश्ती के, है ना, उसको ज्यादा मानते थे, गुरु मानते थे अपना। और अकबर जैसे शेख सलीम चिश्ती की डेथ होती है तो शेख सलीम चिश्ती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर जो उनका बेटा हुआ शाहजहां, उसका नाम सलीम किसने रखा? तो इन्हीं के नाम पर रखा था अकबर ने। थोड़ी सी ये चीज भी याद रखना है। गुजरात विजय ये लिखा हुआ है बेटा, ये विजय होगा, विजय है ना, विजय नहीं, हाँ बेटा ये सारे के सारे अकबर ने बनवाए। अच्छा इसी में जोधा महल भी बनवाया जोधाबाई के लिए, जोधा महल, हरका महल, है ना, पूरा का पूरा। अगर हम बात करेंगे कि जोधा महल किसने बनवाया थी बेटा, बौद्ध ये नहीं है, दरगाह छोड़ देना ये, है ना, ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये गलत लिख दिया है ना। शेख सलीम चिश्ती की नहीं, कुछ नहीं, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, यहीं पर जोधा महल है ना। बुलंद दरवाजा है जो इसी के गेट पे बनवाया, बुलंद दरवाजा जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है ना। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। क्लियर हो जाएगा क्या फतेहपुर सिंकरी के बारे में, है ना। इसमें अगर डायग्राम रहते तो ये। अच्छा पंचमहल के बारे में बेटा, पंचमहल क्यों बोलते हैं इसको? पंचमहल की बात करेंगे तो क्यों बोलेंगे? तो आप कहोगे कि सर इसमें 5 फ्लोर है ना। कैसे फ्लोर है? तो आप कहोगे कि सर इसमें टोटल कितने फ्लोर? तो आप कह सकते हो कि सर 5 फ्लोर है ना। कैसे हो जाएंगे? एक मान लो एक फ्लोर ये है, ये सर यहाँ पे। अच्छा एक फ्लोर इसके ऊपर मैंने खंबे डाले ऐसे, है ना, ये खंबे डाले और इस पे एक फ्लोर ये बना दिया। अच्छा एक फ्लोर इतना बना, ये सर ये हो गया। इसके ऊपर फिर मैंने खंबे डाले ऐसे, पोल डाले, और पोल डालने के बाद में एक और फ्लोर बना दिया, है ना। और ऐसा एक और पोल डाले ऐसे, और ये ऐसे कितने हो गए? तो आप कहोगे कि सर ऐसे कितने फ्लोर बने हुए हैं? 5 फ्लोर बने हुए। बड़ा ही आनंद आता है बेटा इसमें जब जाते हैं, है ना। तो इसमें जब बैठते हैं, ऊपर एक मंदिर जैसे आपने यज्ञशाला देखी है उस टाइप से बना हुआ है। पहले ज़्यादा चौड़ाई में है, फिर धीरे 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 करके 5 फ्लोर है। अच्छा 5 फ्लोर में बेटा हवा बहुत मस्त लगती है, मतलब ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आकर के बैठे हो। मतलब गर्मी में भी आप चले जाओ, जहाँ गर्मी का टेम्परेचर हमारा सबसे ज़्यादा भिंड मुरैना ग्वालियर में रहता है 40 से 48 डिग्री का टेम्परेचर, है ना, मैक्सिमम यही रहता है ना। तो 40 से 48 डिग्री के टेम्परेचर के हिसाब से बेटा यहाँ पर जाओगे तो आपको ठंड लगने लगती है। अगर आपने नॉर्मल कपड़े पहने हो भरी गर्मी में, है ना, शर्ट वगैरह पहनी हो, है ना, इनर अगर पहनी हो, तो भी आपको ठंड लगने लगती है, इतना खतरनाक वहाँ पे हवा लगती है। ठंड में तो आप जानते ही होंगे, ठंड में और तेज लगती है ना। तो ये चीज क्यों क्यों लगती है? क्योंकि ये भी बेटा बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, खुला है, ओपन है चारों साइड से, हवा पूरी निकल जाती है सीधी, है ना। और पत्थर है,
रेड बलुआ पत्थर। और पत्थर क्या होता है, ज्यादा ठंडा होता है। टाइल्स देख लो आप, टाइल्स में आप नंगे पैर चल लो ठंडी में, है ना, ठंड लग जाएगी, सर्दी लग जाएगी आपको। तो थोड़ी सी ये भी चीजें आपको याद रखनी है, किसके लिए, पंचमहल के लिए। चलिए, बाकी इसका पीपीटी अपन लेंगे उसमें नेक्स्ट में। फिर बात करें बेटा खजुराहो की, और हम आ गए अब हमारी प्यारी एमपी में, है ना। एमपी की आन बान शान एमपी, है ना। यूनेस्को में पहली विरासत हमारी कौन सी, खजुराहो, है ना। कब शामिल किया गया, 1886। अच्छा, खजुराहो के मंदिर फैमिली के साथ में देखने लायक है या नहीं है, कभी देख करके आइएगा खजुराहो के मंदिर, है ना। खजुराहो के मंदिर आप फ्रेंड्स के साथ जाइए, आराम से देख करके आइए सारी चीजें। मतलब सारा आपका विज्ञान, साइंस, सब कुछ, बायोलॉजी, आपको सब कुछ वही मिल जाएगी मंदिरों के। मतलब अच्छा, बनवाया किसने इस मंदिरों को, इन मंदिरों की, अच्छा इनकी शैली भी आप देखोगे, मंदिर ऐसे बड़े बड़े दिखाई देते हैं बेटा, है ना। यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे तो मूर्तियां बनी हुई आपको कोने तक मिल जाएगी, है ना। आपको गेट पे गंगा जमुना की मूर्ति मिलेगी, है ना। गणेश जी की, भगवान शंकर की, विष्णु जी की मूर्ति मिलेगी, है ना। तो मंदिरों को एक विशेष शैली में बनाया गया, और इस शैली को बोला जाता है बेटा पंचायतन शैली। एक मंदिर बनाया, एक मंदिर के साथ में 4-5 और मंदिर बना दिए, ताकि वो भगवान को शायद डर लग रहा होगा बीच वाले भगवान को, हो सकता है ना ऐसा, तो उसके साथ में और 2-4 भगवान को और रख दिया। इसीलिए ऐसे 5 भगवान हो गए, 5 मंदिर हो गए, इसीलिए इसको क्या बोला गया, पंचायतन शैली बोला गया। क्लियर है क्या, पंचायतन मतलब कि आकर के, अच्छा 5 लोग जहां बैठ जाए वहां पंचायत शुरू हो जाती है क्या, है ना। 5 लोग जहां बैठ गए वहां पंचायतन शुरू, पंचायत शुरू। इसीलिए आपको याद रखना है कि खजुराहो में कैसी है, पंचायत, और ज्यादा पंचायत है, इसीलिए पंचायत शैली कहां पर है, तो आप कहोगे कि सर खजुराहो में है। बताइए, इतना क्लियर है क्या, कहां पर है, तो आप कहोगे खजुराहो में है सर। इसके बाद में इसको बनवाया किसने है ना। तो अगर बात करेंगे बेटा, तो यहां पर थोड़ा सा 2-4 चीजें याद रखना कि सर इसको चंदेलों के द्वारा बनवाया गया, चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया। यूनेस्को में एमपी की पहली विश्व धरोहर में शामिल है। अच्छा, इनकी शैली कैसी है, पंचायतन शैली है, पंचायतन शैली। और बात करेंगे पंचायतन शैली के बाद में, तो बेटा यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 डायरेक्शन में से सिर्फ उत्तर की ओर मंदिर नहीं बनाए गए, बाकी चारों डायरेक्शन में मंदिर है। जैसे मैंने कहा कि ये ले लिया मैंने, बीच वाला मंदिर मेन मंदिर हो गया मेरा, बताइए मेन मंदिर ये हो गया, यस और नो। इसके बेटा मैंने कहाँ कहाँ बना दिए, चारों साइड में मंदिर बना दिए। एक मंदिर बना दिया इधर पे, एक मंदिर ये बना दिया मैंने इधर पे, एक मंदिर बना दिया इधर पे, और एक मंदिर, कितने 3 हो गए, और एक मंदिर ले लो आप पीछे की तरफ, यहाँ बना देता हूँ, है ना। ये कहाँ हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा। मतलब मैंने टोटल कितने मंदिर बना दिए, इधर इधर इधर, है ना। या इसको मैं नीचे बना दूं और सही रहेगा, यहाँ बना देता हूँ एक, है ना, ये मंदिर बना दिए। अच्छा, इन मंदिरों में बेटा ये हो गया पूरब में, ये हो गया पश्चिम में, ये हो गया दक्षिण में, है ना। अच्छा, मंदिर कौन सा डायरेक्शन में नहीं है, तो उत्तर में मंदिर आपके नहीं है। अच्छा, ये बने कैसे हुए, पूरी की पूरी ओर पंचायतन, मतलब चारों साइड बने हुए हैं, इसीलिए बेटा इनको बोलते हैं पंचायतन शैली। क्लियर है क्या। यहाँ पर ही बेटा इसी खजुराहो के मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा है। कंदरिया महादेव मंदिर भी अगर बात करेंगे आप, तो यहीं क्या मिलता है, तो आप कहोगे कंदरिया महादेव मंदिर। कहां पर है, महादेव मंदिर, कौन सा, कंदरिया महादेव मंदिर। और इस महादेव मंदिर में ही बेटा नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, नंदी की लार्जेस्ट स्टैच्यू, सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी हो जाएगी, नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी होगी, कंदरिया महादेव मंदिर में आपकी नंदी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा हो जाएगी। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग बता सकते हो क्या आप लोग, सोमनाथ, है ना, उत्तर भारत का सोमनाथ बोला जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा।
अच्छा टोटल ज्योतिर्लिंग कितने? 12। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट है इसके बारे में होना चाहिए, है ना। ये नागर शैली में बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। नागर शैली में भी कौन सी? पंचायतन शैली में बना हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ पे है। आता कहाँ पे है? तो बेटा छतरपुर में आता है, बस इतना याद रखना। कौन सा हो जाएगा? छतरपुर में। और छतरपुर में अभी बाबा बागेश्वर को आपने सुना ही होगा, है ना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक बार जाकर के मिल के आइए, पता नहीं कब किसका भाग खुल जाए। हाँ बेटा माना जाता है, बाकी तो लोगों का हमने यूट्यूब पे जितना भी देखा है रील्स वगैरह में, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं वाकई में बताते हैं, है ना। तो अच्छे हैं, अध्यात्म में अगर विश्वास है तो बिल हाँ, एक बार जाकर के मन की संतुष्टि करके आइए, है ना, कि क्या चल रहा है, बाबा होगा कि नहीं होगा, हम ऐसे ही लगे हुए हैं, है ना। अब पता चल रहा है कि अपना डायरेक्शन इधर साइड है और हम इधर साइड जा रहे हो, है ना, तो बेटा ये तो मेहनत हमारी बेकार है ना। वो बता तो देगा कि भाई तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप डायरेक्शन को क्या कर लो, यू टर्न कर लो, वापस अपन जिधर जा रहे थे उधर ही वापस करो, ये सब बता तो देंगे। पर डिपेंड करता है कि वो सही है, आपका जब जा रहे हो नंबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वैसे हाँ आपका पर्चा बन रहा है कि नहीं। क्या पता भगवान जी की मर्जी ना हो, हनुमान जी की, कि आप तो याद कर रहे हो, है ना, भगवान आपको याद नहीं कर रहा है ना। इसके लिए आपका आध्यात्मिक शक्ति, आपका भगवान को याद करने का तरीका भी यूनिक होना चाहिए कि हाँ भगवान अब तो बुलाएगा। हाँ भगवान बुला लेगा तो फिर पूछ लेना कि अब हो गया भगवान, अब बता दो। अच्छा भगवान ने ही बुला लिया? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये भी चीजें थोड़ी सी याद रखना है। चलिए बेटा बताइए, सभी को क्लियर है क्या ये सारी चीजें? बताइए एक बार सभी लोग। खुशबू, ट्विंकल, राहुल, चलिए ओके, स्नेहा, अभिषेक, चलिए। हाँ विदिशा में आ चुके बेटा, भोपाल में आ चुके, सब जगह आ चुके हैं ना, बाबा बागेश्वर, है ना। चलिए आगे बढ़े, ये क्लियर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बात करते बेटा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की। और यहाँ पे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, अब बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रॉयल बंगाल टाइगर, इधर हो जाता हूँ, शेर पूरी तरह से दिखेगा, है ना, एकदम अच्छा दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम शांति से बैठा हुआ है कि तुम मुझे मत छेड़ो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा, अगर तुमने मुझे छेड़ा तो फिर मैं तुम्हें छेड़ूंगा, है ना, ऐसी चीज। तो कहाँ पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर? पहला क्वेश्चन, बंगाल में। अच्छा ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल किया गया? अच्छा आपसे ये सन नहीं पूछा जाएगा, है ना, सन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये पूछेंगे कि ये यूनेस्को में शामिल है या नहीं है। आपसे सन पूछेंगे किसके? जो पहली बार हुआ, जैसे अजंता एलोरा, ताजमहल और आगरा का किला, इनका आपसे सन पूछा जाएगा। पहली प्राकृतिक साइट भरतपुर, खाना पक्षी विहार, केवलादेव 1985, ये आपसे पूछा जाएगा। अच्छा लेटेस्ट में कब हुआ? 2024 में किसको शामिल किया गया? मोइदम, है ना। तो ये ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि हमें सबका ईयर याद नहीं करना, है ना, ईयर रट के हमारा कुछ नहीं होने वाला, हम रट लेंगे, है ना, कंफ्यूजन और होगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसका याद रखेंगे। जैसे हमें एमपी के है, एमपी का एग्जाम देंगे तो तीनों याद रखना है, खजुराहो 1986, फिर भीमबेटका, सांची, और फिर भीमबेटका 2003, 1986, 1989 और 2003, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए इसके बारे में देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन कहाँ पे है? हाँ इंदौर और उदयपुर में आपके पाताल पानी और झाड़ याद है, दो को शामिल किया गया है, और इसीलिए हमारी जो रामसर साइट है वो 89 हो गई है। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में आई थिंक कि पहले 85 थी और वर्तमान में कितनी रामसर हो गई? 89 हो गई, है ना। चलिए तो ये याद रखना है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, 1987 में इसको घोषित किया गया। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो आप कहोगे कि सर रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ है? आपके सुंदरवन में।
अच्छा ये कौन से इसमें आता है? राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन डेल्टा में आता है ना, ये याद रखना है कि सुंदरवन डेल्टा के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये। अच्छा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आप कहोगे गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है ना। ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखना है, ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर सुंदरी वृक्ष का कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। क्लियर है क्या? मैग्रोव वनस्पति है और मैग्रोव वनस्पति क्या करती है? कोरोजन को रोकती है, ये याद रखना है। लवणीय जल पाया जाता है, मतलब इसमें क्या है, NaCl की मात्रा अधिक होती है सोडियम क्लोराइड की, है ना। लवणीय जल बोल सकते हो, क्षारीय जल। क्लियर। अच्छा हेलोफाइट कौन से होते हैं? तो लवणोद्भिद होते हैं। हेलोफाइट किसको बोला जाता है? जो खारे पानी में उत्पन्न होते हैं ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं बेटा? लवणोद्भिद बोला जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखना कि सुंदरी वृक्ष यहाँ पर है। क्लियर। सुंदरी वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, मैग्रोव वनस्पति है, इसको याद रखना है। और रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है ये याद रखना है। बस बाकी ये डेल्टा क्षेत्र में है। और डेल्टा क्षेत्र कौन सी नदी के द्वारा बनता है? तो थोड़ा सा नदियां याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। हेलोफाइट तो आपको बायो में पढ़ने को मिलेगा। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। बताइए क्लियर है क्या? है ना। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी पढ़ेंगे? एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना। एलिफेंटा गुफाएं भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी, जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं या एप्लीकेशन पे है ना, सभी लोग। बेटा अगर समझ में आता है तो एक बार थम्स अप कर दो सभी। और क्लास से जाने के बाद में एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कीजिएगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि बेटा समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ना। कोशिश यही रहेगी क्लास में कि आपको 70% यहीं पर समझ में आ जाए, है ना। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, है ना। सभी लोग अगर लगता है कि सर ये डाउट है, दिक्कत है, तो आप फ्री टाइम में कॉल कर सकते हो। चलिए गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा। बेटा जस्ट इसके बाद मैं फिजिक्स क्लास ले रहा हूँ, है ना। जस्ट रुकिएगा सभी लोग।